धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही घिसी पिटी लाइन। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या करें भैया, अपील भी करनी पड़ती है। हमारा कौन सा सैटेलाइट वाला चैनल है कि वहाँ आ रहा टीवी पे है जी। अगर आप लोग फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक या फॉलो भी कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है। भोंपू मीडिया है, दिखाता नहीं है, क्या करे, उसको कुछ और धंधा मिला हुआ है। पैसे मिले तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और पत्रकार जो होता है ना, उसके बारे में एक लाइन कहूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है कलम, और इसके बाद अगर दूसरी बिकने वाली कोई चीज़ है तो वो है ईमान। खरीदने वाला होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम ईमानदार हैं। मैं कहता हूं कि मौका नहीं मिला जीवन में बेईमानी करने का। अगर मौका मिलता तो शायद उतने ईमानदार ना होते। हालांकि हर किसी पे लागू भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग करोड़ों पे लात मार देते हैं। तो खबर क्या है, समय से कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ को तलब कर लिया है। और कल के दिन ही तलब किया, यानी कि 7 अगस्त को आजा भैया, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के सीएमओ को तलब किया गया। बता दें आपको, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डबल बेंच है जो आजकल सुनवाई कर रही है। क्वारंटीन कैसे किया जाएगा, अस्पतालों की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है, कोरोना से पूरी लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, तमाम चीज़ों को लेकर वो लगातार सुनवाई कर रही है। तो ताज़ा सुनवाई जब हुई तो उसमें जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और उनके साथ जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने प्रयागराज के सीएमओ को तलब कर लिया है। कहा है 20 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो लेके महाराज यहाँ आ जाओ, बताओ ज़रा कब कब कितने लोगों की जांच हुई है, 20 तारीख वाले को जांच रिपोर्ट कब दी और 5 तारीख वाले तक की जो जांच हुई है उसको रिपोर्ट कब दोगे। तो तमाम पूरा पूछ लिया है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार की खिंचाई की है। कहा है मीडिया रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है कि ना लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ना ही शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करने पर हम सरकार के खिलाफ एक्शन लेने को विवश हो सकते हैं। जज साहब, माई बाप, एक्शन ले लो ना योगी सरकार के खिलाफ। कब तक यूं कहते रहोगे कि जी एक्शन ले लो को विवश हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक आधी बार एक्शन ले ही लो, कम से कम कहीं तो नाम दर्ज हो जा कि जी हाईकोर्ट ने कोई एक्शन लिया। तो एक्शन ले सकते हैं, ये बात हाईकोर्ट ने कही है और लताड़ लगाई है सरकार को। कहा है कि तमाम जो डीएम हैं, एसपी हैं, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन कराएं। अगर गाइडलाइन का पालन करने में कोई पुलिस वाले या कुछ और अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, लेकिन गाइडलाइन को पूरी तरह से लागू कराना सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम तरीके की चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही हैं। इस मामले की अब अगली सुनवाई कल यानी 7 अगस्त को होगी। बता दें, जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और कहा गया कि साहब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ज़बरदस्ती लोगों को संस्थागत क्वारंटीन करने में लगी हुई है, उसी के अगले दिन यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि भैया जिसकी जहां मर्जी हो अपनी पसंद की जगह पर, होटल में, घर में क्वारंटीन हो सकता है। मीडिया ने उस खबर को दिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद योगी सरकार ने फैसला लिया है। आखिर वो दिखा भी कैसे सकते हैं। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर फैसला ले अदालत। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और प्रतीक जालन की बेंच के सामने मामला पहुंचा था वृंदा करात का। वृंदा करात माकपा की वरिष्ठ नेता हैं और जानी पहचानी नेता हैं। उन्होंने निचली अदालत में यानी कि लोअर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल कर रखी है कि प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ शाहीन बाग को लेकर दिए गए भड़काऊ भाषणों के आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि 26 फरवरी से सुनवाई कंप्लीट है। फैसले के लिए फाइल को सुरक्षित रखा हुआ है। अभी तक निचली अदालत यानी कि लोअर कोर्ट उस पर अपना फैसला नहीं ले रही है। तो ये पहुंच गई हाईकोर्ट ने। उन्होंने कहा साहब बताइए, इतने दिनों से मामले को पेंडिंग रखा हुआ है, उस पर वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वो इस पर फैसला ले, जो भी नियम अनुसार फैसला बनता है। अगर उन्हें आदेश करना है तो आदेश करे, नहीं आदेश करना है तो ना करे। और ये कहते हुए वृंदा करात की पिटीशन को खारिज कर दिया। बता दें, इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बहुत सारी पिटीशन है, जिसमें कपिल मिश्रा, अभय वर्मा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर से ऐसे समेत बहुत सारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए
याचिकाएं दाखिल की हुई हैं, उन पर बताया जा रहा है कि अभी सुनवाई टल गई है 27 अगस्त तक, यानी कि 27 अगस्त को कोर्ट साफ करेगा कि उसमें सुनवाई के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया जा सकता है या नहीं। बता दें, इस मामले में एक पार्टी हुआ करते थे हर्ष मंदर, उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली। तो उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि हाई कोर्ट में 156/3 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग निचली अदालत में जाना चाहते हैं, और अपनी पिटीशन उन्होंने वापस ले ली थी। यहाँ वृंदाग्रात की एक बात काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा निचली अदालत को शायद ये लग रहा है कि हाई कोर्ट में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिकाएं विचाराधीन हैं, इसलिए निचली अदालत इस मामले में फैसला नहीं ले रही है। तो हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि निचली अदालत को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो जो भी इसमें फैसला लेना चाहती है उसे फ़ौरन फैसला ले लेना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कब फैसला लिया जाता है। जामिया हिंसा के बाद शाहीन बाग शुरू हुआ था, और शाहीन बाग को लेकर कहा गया था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के नारे लगाए गए थे और तरह तरह की भड़काऊ भाषणें दिए गए थे कि वहाँ जो लोग बैठे हैं कल को आके तुम्हारे घर से बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे। उन्हीं भाषणों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अर्जी दाखिल की हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जामिया हिंसा की जांच अगर एसआईटी से कराई गई तो साहब कानून की जड़ें खोद दी जाएंगी। ये कानून के लिए बड़ा घातक साबित होगा, नुकसानदेह साबित होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, ऐसा मत सोचो। ये दिल्ली पुलिस का जो वकील है, जो एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी, उन्होंने कहा है हाई कोर्ट के सामने पहुँच के कि साहब एसआईटी का ऑर्डर बिल्कुल मत दो। बता दें आपको, जामिया हिंसा किसे कहते हैं? लाइब्रेरी के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को पीटा दिल्ली पुलिस ने, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस जामिया में घुसकर फायरिंग करते हुए दिखाई दी, और इन तमाम चीज़ों के वीडियो वायरल हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस आज तक इन चीज़ों से नकार रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक एसआईटी बनाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में कई पिटीशन दाखिल की हैं, जिन पर पिछले 6, 7, 8 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कभी दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजी जाता है, कभी दिल्ली पुलिस जवाब लेकर आ जाती है, फिर उसके बाद कुछ नया आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कोई गठन का ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन ये दलील काफ़ी दिलचस्प है भाई। उन्होंने कहा है दिल्ली पुलिस ने, साहब अगर एसआईटी की जांच आपने करा दी ना तो कानून की जड़ों को नुकसान पहुंचेगा। भाई साहब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, अगली दिलचस्प खबर से रूबरू करा रहा हूँ आपको। आर्क बिशप फ्रैंको मुलक्कल को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद साफ हो गया कि अब उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। क्या है मामला, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। ये मामला सामने आया था 2018 में जून के अंदर। एक नन ने इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने 2014 से 2016 के बीच उसका कई बार रेप किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया सितंबर में एसआईटी की तरफ से, और बाद में अक्टूबर में जमानत पे रिहा हो गए। इसके बाद ये पहुंचे केरल हाई कोर्ट। इन्होंने कहा साहब मेरे खिलाफ जो ये आरोप लगाए गए हैं झूठे आरोप हैं, और मैं इस केस को चाहता हूं कि इससे मुझे बरी कर दिया जाए, ये एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी। फिर अब ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा हम मेरिट पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम इनको बरी कर दें, उस आधार पे हम इनकी पिटीशन को खारिज कर रहे हैं। बता दें केरल पुलिस ने इनके खिलाफ 1400 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, और वो चाहती है कि ये केस का सामना करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं केस का सामना नहीं करूंगा। ये आरोप मुझ पे झूठे लगाए गए, क्योंकि मैंने जब पैसों का हिसाब किताब मांगा उस नन से, तो उसने मेरे खिलाफ इस तरीके की एफआईआर दर्ज करा दी। उस दौरान ये मामला काफ़ी सुर्खियों में उठा था, क्योंकि चर्च के अंदर से मामला निकल के आया था, और मोंपो मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने खूब इस पर प्राइम टाइम शो सजाकर खूब अपनी नंगई का मुजाहिरा प्रदर्शन किया था। लेकिन ये है कि आर्क बिशप क्यों भाग रहे हैं? अगर वो बिल्कुल बेकसूर हैं तो उन्हें केस का सामना करना चाहिए, और जो उनके पास दस्तावेज प्रूफ हैं वो सामने रखें। क्यों वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाकर केस का सामना करने से बच रहे हैं? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अवमानना मामले में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के खिलाफ क्या फैसला सुनाएगा या मामले को रद्द कर देगा, कुछ पता नहीं है। बता दें जजों के खिलाफ लगातार 2 ट्वीट्स किए जाने को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं अरुण मिश्रा, और उनके साथ BR गवई, और उनके साथ कृष्ण
मुरारी, इनकी बेंच जो है 22 जुलाई से लगातार सुनवाई कर रही है। प्रशांत भूषण मशहूर वकील हैं, उनके खिलाफ अवमानना का ये केस चला रही है। अब इसमें प्रशांत भूषण ने भी अपने तर्क वितर्क रखे और तमाम जो अपनी दलीलें हैं वो रखी। इसके बाद बताया जा रहा है इस मामले में सुनवाई कंप्लीट कर ली गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बता दें प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिटायर्ड जज साहिबान, जिसमें से जस्टिस मदन बी लोकुर और तमाम लोग कहीं शामिल हैं, नामचीन हस्तियां शामिल हैं, करीब 130 और बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि इनके खिलाफ ऐसा कोई केस अवमानना का नहीं चलाया जाना चाहिए। प्रशांत भूषण का भी कहना यही है कि मैंने टिप्पणी जजों पे की है, तो जजों पे टिप्पणी करने से सुप्रीम कोर्ट के कोई अवमानना नहीं होती है। पर देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में फैसला आता क्या है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विनोद दुआ से जुड़ी हुई खबर हमारे पास आ रही है। जाने माने पत्रकार हैं, अपनी बेबाकी के लिए, अपने कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। हम लोग जो आज यूट्यूब पे बैठे हैं, मैं आपको सच बताऊं, उन्हीं को देख के आए। उस वक्त वो जनगण मन की बात किया करते थे और जो उनका स्टाइल था ना, ऐसे यूं नाक को ऐसे करना, चश्मे को यहाँ रखना और ऐसे यूं करते हुए मोबाइल उठा लेना, इतना इनफॉर्मली होके वो काम करते थे। तो हमें लगा एक शख्स जो 1974 से लेके अब तक पत्रकारिता में कर रहा है और इतना लंबा टाइम गुजार चुका है, वो अगर यूट्यूब पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठ के जर्नलिज्म कर सकते हैं तो यानी कि आने वाला वक्त इसी का है। आज आप देखिए तमाम भोंपू मीडिया ने यूट्यूब और तमाम चैनलों पर अपना कब्जा जमा लिया है, क्योंकि अब टीवी तो लोग देखते हैं नहीं, हर के हाथ में मोबाइल है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो वाला मामला है। तो विनोद दुआ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इस मामले को टाल दिया है 10 अगस्त के लिए। क्या है मामला, बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विनोद दुआ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई देशद्रोह के आरोप में। उसके खिलाफ ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दे दी, इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी किसी भी तरह का। लेकिन मामला तो बना हुआ है, तो फिर से इसमें तारीख पड़ी, तो इस तारीख पर फिर से विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित, उन्होंने इस मामले को अभी 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस एफआईआर को रद्द करते हैं। बता दें आपको, इनका अपना शो है द विनोद दुआ शो, उसमें इनके कुछ कमेंट्स को लेकर, इनकी कुछ बातचीत को लेकर पहले दिल्ली के अंदर एक एफआईआर दर्ज की गई और वो एफआईआर दर्ज कराई जी न्यूज़ के पूर्व पत्रकार और बीजेपी के वर्तमान नेता की ओर से। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला में इनके खिलाफ सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। उस मामले में भी जो हैं एक तरीके के स्टा है, इनको राहत मिली हुई है कोर्ट से और इस मामले में भी इनको राहत मिली हुई है। लेकिन ये देशद्रोह का मामला है, इसमें बताया जा रहा शिमला पुलिस अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख चुकी है। अब 10 अगस्त का दिन इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गरीब सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच करेगी सुनवाई। ये भी काफ़ी अहम खबर आ रही है और इस संवैधानिक बेंच के लिए 5 जजों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बहुत जल्द वो सुनवाई शुरू कर देगी। बता दें आपको, 103वें संविधान संशोधन के तहत मोदी सरकार ने 10% आरक्षण दिया था गरीब पिछड़े सवर्णों को, जो आर्थिक तौर पे गरीब और पिछड़े हुए हैं सवर्णों को आरक्षण दिया था नौकरी में और शिक्षा में। इसे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन बताते हुए जिसके तहत 50% ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच फिलहाल इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े और उनके साथ आर सुभाष रेड्डी और तीसरे जज साहिबान हैं बी.आर. गवई। ये सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करने के बाद इन्होंने कहा भाई मामला संवैधानिक है जी, और संवैधानिक है तो संविधान बेंच को भेज देते हैं। 5 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। 31 जुलाई को 3 जजों की इस बेंच ने सुनवाई को पूरा कर लिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब अपना फैसला सुना दिया है कि संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें आपको, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हारने के बाद मोदी सरकार को लगा कि सवर्णों ने उसका साथ नहीं दिया, तो उसने 10% आरक्षण का लॉलीपॉप उनको थमा दिया। आप कहेंगे लॉलीपॉप क्यों बोल रहा हूँ? लॉलीपॉप इसलिए बोल रहा हूँ, जो SC, ST, OBC हैं उनको भी लॉलीपॉप ही है। सरकारी नौकरियाँ तो ख़त्म कर दी, रेल बेच दिया, BPCL बेच दिया और LIC बेचने जा रहे हैं। बैंकों का बेड़ा गर्क हो ही चुका है, तो बचा क्या सरकारी नौकरी का? तो जो रिजर्वेशन का झुंझुना है उसे लेके घूमते रहिए। ये लोग भी खुश हो जाए कि देखो मोदी सरकार आई थी, ऐतिहासिक काम कर दिया, सवर्णों को भी आरक्षण दे दिया। 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
पालघर मामला आपको याद होगा, जहां पे 2 साधुओं समेत एक शख्स यानी कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसे मॉब लिंचिंग करार दिया गया था। मौके पे खड़े हुए पुलिस वाले इन साधुओं को नहीं बचा पाए थे, जबकि साधु अपनी जान बचाने की उनसे गुहार लगा रहे थे। भैया, कहीं मुस्लिम को मारेंगे, जब पुलिस वाले देखेंगे तो बाद में वो दूसरे को मरते हुए भी नहीं बचा पाएंगे। पुलिस के अंदर उतना मादा नहीं रह पाएगा फिर, क्योंकि पुलिस जब काम करेगी और ये देख के करेगी कि ये इसको नहीं बचाता हूँ, दूसरे को बचाता हूँ, तो दूसरे को भी नहीं बचाएगी, क्योंकि पब्लिक उतनी हावी हो जाएगी। इसमें पुलिस को भी सोचना चाहिए। उस मामले में अभी तक 2 चार्जशीट वहाँ पर दाखिल कर चुकी है महाराष्ट्र पुलिस। तीसरी चार्जशीट वो पुलिस पर हमले को लेकर दाखिल करने जा रही है। इसी बीच ये मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसमें कहा है कि जो 2 साधुओं समेत 3 लोगों की मॉब लिंचिंग का मामला है, उसमें जो चार्जशीट महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक दाखिल की है, उसका सुप्रीम कोर्ट को निरीक्षण करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसका निरीक्षण करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम उसका निरीक्षण करेंगे और दोनों चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास तलब कर लिया है। वो देखेगा कि इस मामले में अभी तक किस तरीके की जांच की गई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि पुलिस वालों की क्या भूमिका रही, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया है। ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगा और 3 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। काफ़ी दिलचस्प होगा। देखते हैं हम भी कि मॉब लिंचिंग के इस मामले को अगर इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया था, जिसमें कहा था कि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए देश के अंदर हर ज़िलों में नोडल ऑफिसर बनाए जाएं, कम से कम क्या उस फैसले को भी याद करेगा सुप्रीम कोर्ट अपने कि मैंने वो आदेश दिया तो उस पर कितना काम हुआ, नहीं हुआ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ मामला आ रहा है। उनकी एक मैनेजर थी जिनका नाम था दिशा सालियान। सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड का मामला है वो आप लोगों को पता होगा, 14 जून को सामने आया था, जबकि उनकी जो ये मैनेजर हैं, इनके सुसाइड का ये मामला सामने आया था 8 जून को। हालांकि कुछ लोग इसे सुसाइड कहने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मलाड की एक बिल्डिंग से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। 6 दिन पहले मैनेजर मर जाती है और 6 दिन बाद उनका जो मालिक है यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, वो सुसाइड कर लेता है। तो इस मामले को जोड़ने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि जो दिशा सान्याल की मौत है वो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से भी जुड़ी हुई है, इसलिए इस मामले की भी गंभीरता से जांच करे। सुप्रीम कोर्ट में ये मांग करते हुए पिटीशन दाखिल की गई है। साथ ही कहा गया है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, तो ये दिशा सान्याल की मौत की जांच भी सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि ये तार जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, इन सब का आपस में संबंध गहरा है। अभी तक कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नीरव मोदी को नहीं मिली है कोई राहत और विजय माल्या के लिए भी खड़ी हो सकती है मुश्किलें, क्योंकि 2 खबरें हमारे पास आ रही हैं, एक ब्रिटेन से, एक इंडिया से। ब्रिटेन की अदालत में 27 अगस्त तक नीरव मोदी को अभी जेल में रहने का आदेश सुना दिया है। वो चाहता था उसको ज़मानत मिल जाए, ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। पिछले काफ़ी समय से वो ब्रिटेन की जेल में बंद है। फिलहाल उसके खिलाफ जो प्रत्यर्पण वाला मामला चल रहा है, उसकी अगली सीरीज जो शुरू होने वाली है वो, यानी कि अगली सुनवाई जो शुरू होने वाली है वो 7 सितंबर से शुरू होगी। उसके बाद ये तय होगा कि क्या उसको भारत लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पहली जो सुनवाई हुई उसमें भारत को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी है। अब बात कर लेते हैं विजय माल्या की। तो विजय माल्या वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है भारत के, वो कौन सा मामला चल रहा है? 14 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, भैया इतना पैसा जमा कर दो। इसने कहा जी मेरे पास तो पैसा है नहीं, जबकि बाद में खबर आई कि इसने इतना पैसा अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसको अदालत ने माना कि अदालत की अवमानना है। एक शख्स कह रहा है उसके पास पैसे नहीं है और अपने बच्चों के खाते में इतना ट्रांसफ़र कर रहा है, कोर्ट में जमा नहीं कर रहा, तो उस पर अवमानना का केस चल रहा है। अवमानना का केस चलने के दौरान एक चीज़ अदालत की नज़र में आई कि जो ऑर्डर था 14 जुलाई 2017 का, उसको लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी विजय माल्या ने कि साहब आपने जो ये ऑर्डर दिया है 14 जुलाई 2017 को, इसको थोड़ा रिव्यू कर लीजिए इसको। लेकिन वो केस आज तक 3 साल तक दबा पड़ा रहा रजिस्ट्री में। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से पूछा है कि ये केस आज तक सामने क्यों नहीं आया, लिस्टेड क्यों नहीं हुआ, इस पर रिपोर्ट तलब की हुई है। अब इस मामले में दिलचस्प मोड़ जो आ गया वो और भी कमाल का है साहब। अब ये खबर आ रही है कि जो फाइल है उससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, दस्तावेज गायब हो गए साहब। कमाल का सिस्टम चल रहा है ना जी, दस्तावेज गायब हो जा रहे हैं फाइल से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। तो उसके चलते फिलहाल इस सुनवाई को टाल दिया गया है और जो पक्षकार हैं उनसे कहा है कि वो दस्तावेज की पूर्ति करें, फिर उसके बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन साहब एक्शन भी तो लो, आखिर किसने कागज कर दिए गायब? पहले रजिस्ट्री वाले फाइल को दबाव बैठे और बाद में फिर कागज तक गायब हो जा रहे। मामला गंभीर है जी, आप लोगों को कुछ करना चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ।
फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।